हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पूर्वी एशिया के बारे में पढ़ रहे थे और उस लास्ट वीडियो में हमने पूर्वी एशिया के जो सभी पार्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पश्चिमी एशिया। तो देखिए, आज से हम पश्चिम एशिया के जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पश्चिम एशिया के बारे में हम सबसे पहले सामान्य जानकारी लेते हैं। तो देखिए, पश्चिमी एशिया है जो एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो तीनों महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तीनों महाद्वीप आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखें तो यह जो पश्चिम एशिया है, उस पश्चिम एशिया का धार्मिक आधार पर भी हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सब तीन धर्म हैं, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन तीनों धर्मों की जो स्थापना है वो इसी क्षेत्र में हुई थी। कौन कौन से धर्म थे? इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन तीनों धर्मों की जो स्थापना है वो इसी क्षेत्र से हुई है। इसलिए धार्मिक आधार पर भी हम देखें तो यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और आगे हम देखें तो इसके अन्य नाम भी हैं, इसको अनेक नामों से भी जाना जाता है पश्चिम एशिया को, जैसे निकट पूर्व सांस्कृतिक मरुस्थल, निकट पूर्व सांस्कृतिक मरुस्थल है। इसके अलावा सभ्यता का उद्भव क्षेत्र और अरब क्षेत्र, इन सभी नामों से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसको हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप के नाम से हम किस क्षेत्र को जानते हैं? पश्चिमी एशिया को। ठीक है, ये इसका अरब प्रायद्वीप, ये इसका प्रसिद्ध नाम है अरब प्रायद्वीप। इस अरब प्रायद्वीप के नाम से हम पश्चिम एशिया को जानते हैं। और अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत जो मुख्य देश हैं, जैसे कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, इजराइल, जॉर्डन आदि जो देश हैं वो इस पश्चिम एशिया के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके अलावा लेबनान भी इसमें सम्मिलित है, यमन और सीरिया, ये देश भी इस पश्चिम एशिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो उससे यह इसकी सामान्य परिचय के बारे में हमने देख लिया कि यह एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र एशिया का विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, जो तीनों महाद्वीपों का एक संगम है। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीपों के संगम पर यह जो पश्चिमी एशिया है वो स्थित है। इसके अलावा इसका महत्वपूर्ण धार्मिक आधार पर भी इसका महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो तीन जो महत्वपूर्ण धर्म है, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन धर्मों की स्थापना भी इसी क्षेत्र में हुई है। इसलिए इसको धार्मिक आधार पर भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद हम देखें, इसकी हमें जनसंख्या देखते हैं। सबसे पहले देखिए 790 लाख है। इस पश्चिम एशिया की जनसंख्या कितनी है? 790 जनसंख्या विश्व की जो पश्चिम एशिया है, उस पश्चिम एशिया की जो जनसंख्या है वो है 790 लाख यहाँ की जनसंख्या है। फिर इसके हम क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पश्चिम एशिया का जो क्षेत्रफल है वो है 328 लाख किलोमीटर वर्ग, 328 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 328 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर 790 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो ये यहाँ का क्षेत्रफल है 328 लाख वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जनसंख्या है 790 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की भौगोलिक संरचना, यहाँ की जो संरचना और उच्चावच है उसके बारे में हम देखते हैं। संरचना व उच्चावच।
तो देखिए यह जो पश्चिम एशिया है वह पश्चिम एशिया मुख्य रूप से जो पेंजिया का जो विभाजन हुआ था उसमें दो भाग हुए थे उसके, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो देखिए यह जो पश्चिम एशिया है वो मुख्य रूप से किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। देखिए एशिया के अंतर्गत गोंडवाना लैंड के दो पार्ट मिलते हैं, एक है भारत का प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, और दूसरा इसका भाग हुआ था अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं पश्चिम एशिया, उसको हम अरब प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो अरब जो प्रायद्वीप है वह किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। और गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है, पेंजिया का। मतलब इसके बारे में हमने बड़ा यह जो पृथ्वी का जब विभाजन हुआ था, जब पेंजिया का विभाजन हुआ था तो पेंजिया के विभाजन से इसके दो भाग हुए थे, एक भाग अंगारा लैंड और एक हुआ था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड किसे गया था उत्तर में और गोंडवाना लैंड किसे गया था दक्षिण में। तो ये जो भाग है गोंडवाना लैंड के दो भाग है, प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप, और ये दोनों भाग वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप में हम पढ़ रहे हैं जो पश्चिम एशिया है वो सम्मिलित है, और भारतीय प्रायद्वीप वो भारत के अंतर्गत, भारत का दक्षिणी भारत है वह दक्षिणी भारत इसके अंतर्गत सम्मिलित है। विशेष रूप से जो अरब प्रायद्वीप है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इसकी जो रचना है, इसकी जो इस प्रदेश की, इस भौगोलिक क्षेत्र की जो रचना है वो कैम्ब्रियन युग में हुई थी। कौन से युग में, कैम्ब्रियन युग में। इसकी जो रचना है वो कैम्ब्रियन युग में हुई थी, ठीक है। और इसका निर्माण है जो विशेष रूप से जो आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों के द्वारा इस क्षेत्रफल, इस भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण विशेष रूप से हुआ है, ठीक है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के द्वारा, ठीक है, जिसमें नाइस और शिस्ट और बेसाल्ट चट्टानें प्रधान है। मतलब इस भौगोलिक संरचना का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के द्वारा, जिसमें मुख्य कौन कौन सी है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और नीस। इन चट्टानों के द्वारा इस भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसका निर्माण कौन से युग में हुआ था, कैम्ब्रियन युग में। किन चट्टानों के द्वारा, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें तो यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी भौगोलिक आधार पर अनेक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे किसी क्षेत्र पर बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो स्थित है, किसी क्षेत्र पर यहाँ पे पठार भी है, पठार के अलावा यहाँ कहीं पे मैदान भी है, और कहीं यहाँ पे नदियाँ भी प्रवाहित होती है। तो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक आधार पर हम देखें तो यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। कहीं पठार मिलते हैं, कहीं मैदान मिलते हैं, कहीं नदियाँ मिलती है। तो हम देखें सबसे पहले हम इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पठार है उन पठारों के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पठार है, पठारों का विस्तार है, कौन कौन सी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले हम पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं। पर्वत श्रेणियों के बारे में हम देखें तो देखिए जो पश्चिम एशिया है उस पश्चिम एशिया में देखिए विशेष रूप से यहाँ के जो दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक तो पॉन्टिंग और टॉरस। पॉन्टिंग टॉरस, एक टॉरस है, इसके अलावा इस यहाँ क्षेत्र पाई जाने वाली पॉन्टिक, ये दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये टॉरस पर्वत श्रेणी का विस्तार है दक्षिण की ओर और इसका विस्तार है उत्तर की ओर। ये दो यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके अलावा हम देखें तो इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में एक पठार का भी विस्तार है, जिससे हम कहते हैं माइनर का पठार और या फिर अनातोलिया का पठार। इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में एक पठार विस्तार है जिसे हम माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। अनातोलिया का पठार, मतलब दो पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे हैं, एक है टॉरस पर्वत श्रेणी, दूसरी है पॉन्टिक पर्वत श्रेणी, और इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य एक पठार का विस्तार है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार या फिर इसे हम माइनर का पठार भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे एल्ब्रूस और जैग्रोस,
एल्ब्रुस और जैग्रोस, ये दो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 प्रमुख श्रेणियां हो गई, पर्वत श्रेणियां हैं, टोरस, पोंटिंग, एल्ब्रुस और जैग्रोस। मतलब ये आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो जैग्रोस पर्वत श्रेणी है वो एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? पश्चिमी एशिया में। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी एशिया में। और जो एल्ब्रुस जो पर्वत है वो एशिया के कौन से भाग में है? पश्चिमी एशिया में या फिर अरबी प्रायद्वीप में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ की जो सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है उसके बारे में हम देखें तो यहाँ का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है एल्ब्रुस पर्वत में, और जिसका नाम है देवबंद पर्वत शिखर, जो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला में। मतलब है पश्चिमी एशिया की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देवबंद पर्वत शिखर है, और किस पर्वत श्रृंखला में है? एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला के अंदर यह स्थापित या फिर ये है स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हो गई। यहाँ पे 4 प्रमुख श्रेणियाँ हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी है? एल्ब्रुस है, जैग्रोस है, इसके अलावा पोंटिक और टोरस, ये 4 यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं। और यहाँ की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? देवबंद पर्वत शिखर है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ के पठारों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में 2 प्रमुख पठार हैं, एक है ईरान का पठार और एक है अनातोलिया का पठार। एक है ईरान का पठार, एक है अनातोलिया का पठार, और इसके अलावा एक अरब का पठार भी यहाँ पे स्थित है, अरब का पठार। 4 पर्वत श्रेणियों के अतिरिक्त यहाँ पे 3 पठार भी हैं। पहला है ईरान का पठार, दूसरा है अनातोलिया का पठार जो हमने देखा है टोरस और पोंटिंग पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, और इसके अलावा यहाँ पे एक अरब का पठार भी स्थित है। तो ये हुई गई यहाँ के पठारों के बारे में। उसके बाद हम आगे देखते हैं और यहाँ के जो मैदानी क्षेत्र है उसके मैदानों के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ का महत्वपूर्ण एक मैदानी भाग है दजला फरात का मैदान। कौन सा है? दजला फरात का मैदान, और जो किसके द्वारा बनाया गया है? दजला फरात की जो नदियाँ हैं उन नदियों के द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण मैदानी भाग है, जिसका नाम क्या है? दजला फरात का मैदान। दजला फरात का मैदान। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही दजला फरात का मैदान है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो दजला फरात का जो मैदान है वो किस क्षेत्र में स्थित है, या फिर एशिया के किस क्षेत्र में स्थित है दजला फरात का मैदान? तो किसके अंदर क्षेत्र में आता है? पश्चिमी एशिया में। ठीक है, या फिर अरब प्रायद्वीप में यह आता है। और ये किस नदियों के द्वारा बनाया गया है? दजला फरात नदियों के द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण एक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, उसके बाद हम देखें यह इसके अलावा भी दजला फरात का जो मैदान है वो पश्चिम एशिया के कौन से देश में स्थित है? ईरान में। कौन से देश में? ईरान में, इराक में। ठीक है, और इराक की जो सभ्यता है, इराक की जो महत्वपूर्ण जो विकास है, इराक का जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो किसके ऊपर आधारित है? एक जो अपना जो मैदान है या मतलब यहाँ की जो कृषि है वो कृषि किस पर आधारित है? दजला फरात के जो मैदान है उसके ऊपर ही यहाँ की कृषि आधारित है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे देखिए इजराइल का जो पश्चिमी भाग है वह भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे संकीर्ण मैदान है। यहाँ पे 3 संकीर्ण मैदान हैं। कौन कौन से हैं? अंकार का मैदान, सिरा का मैदान और लिलिस्तिया का मैदान। अंकार का मैदान, सिरा का मैदान और लिलिस्तिया का मैदान, ये 3 जो मैदान है वो भी इजराइल के अंदर स्थित है। जो इजराइल का जो भूमध्य सागर के पास जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहाँ पे 3 मैदान विकसित हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ का एक सबसे महत्वपूर्ण सागर है मृत सागर है किस क्षेत्र में? ईरान, पश्चिम एशिया के अंतर्गत ईरान में मृत सागर स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे लवणीय सागर है, विश्व का सबसे बड़ा लवणीय सागर है। कौन सा है?
मृत सागर जो कहाँ पे स्थित है, पश्चिम एशिया के अंतर्गत। ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत सागर मतलब विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है, मृत सागर, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, पश्चिमी एशिया के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो संपूर्ण रूप से जो पश्चिम एशिया का जो अधिकांश क्षेत्र है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, और जिसमें अरब है। उस मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अरब, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, शेख आदि राज्य मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित माने जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ की नदियों के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है दजला फरात नदी, जिसके द्वारा दजला फरात का मैदान भी बनाया गया है। और यहाँ पे जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका विकास भी इस नदी घाटी के किनारे पर ही हुआ है। कौन सी सभ्यता का, मेसोपोटामिया सभ्यता का। कौन सी नदी के किनारे पर, दजला फरात, दजला फरात। दजला फरात नदी यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसके द्वारा दजला फरात का मैदान भी बनाया गया है। और इस नदी के किनारे ही सबसे प्रसिद्ध सभ्यता है, मानव सभ्यता, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास इस नदी के किनारे ही हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता का, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला फरात नदी के किनारे ही हुआ है। यह यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है, और एक महत्वपूर्ण एक उपजाऊ मैदान का निर्माण भी यह नदी करती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कोई छोटी छोटी अनेक नदियाँ हैं, जैसे किंजिल, कालकिंद, केकास, बरगुम, हरमेस, केस्टर, ये यहाँ की छोटी छोटी अन्य नदियाँ हैं। और कुछ जो नदियाँ हैं जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर यहाँ का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में भी ये नदियाँ निकलकर पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर और उस यहाँ के मरुस्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ की हो गई महत्वपूर्ण नदियाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ की एक ही है, कौन सी है, दजला फरात नदी है। इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण जो मैदान का निर्माण भी किया गया है, और इसके किनारे पर प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसका विकास भी इसी नदी के किनारे हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ की हो गई नदियाँ। तो आज की वीडियो में हमने जो पश्चिमी एशिया है उसके सामान्य परिचय हमने उसका देखा एक बार, और फिर उसकी जो संरचना और उच्चावच है उसके बारे में भी हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो अगला टॉपिक है, इसका जलवायु है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम उसकी प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।